करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 राजनीति के अध्याय 1 पर। इसमें हम समझने वाले हैं विविधता के बारे में, यानी डाइवर्सिटी के बारे में हम बहुत डिटेल के साथ इसको समझने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है विविधता की समझ, अंडरस्टूड ऑफ डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमको काम करना चाहिए विविधता पर, यानी जब तक हम डाइवर्सिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम इस चैप्टर को नहीं समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझो डाइवर्सिटी होती क्या है, यानी विविधता होती क्या है। तो विविधता को देखिए, विविधता की हम बात करें तो विभिन्नता से जोड़ते हैं। विभिन्नता शब्द है तो विविधता को आप रिलेट करो विभिन्नता से। अब देखिए कहने भर के लिए तो विविधता अलग अलग तरह की चीजों को कहा जाता है, यानी अलग अलग तरह की गतिविधियां, अलग अलग तरह की वस्तुओं को ही विविधता कहा जाता है। लेकिन हम डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसको रिलेट करो विभिन्नता से, यानी विभिन्नता मतलब अलग अलग तरह की चीजें, तो अलग अलग तरह की गतिविधियां, उनको क्या कहा जाता है, विविधता कहा जाता है। लेकिन किस तरह की अलग अलग तरह की चीजें, ठीक है, किस प्रकार की अलग अलग तरह की चीजें जिनको, या किस प्रकार की अलग अलग तरह की गतिविधियां जिनको हम विविधता कह सकते हैं। यदि प्रत्येक अलग अलग तरह की चीजें या गतिविधियों को विविधता कहेंगे तो फिर असमानता किसे कहेंगे, गैर बराबरी किसे कहेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूं आप रिलेट करो विभिन्नता से। अब देखिए विभिन्नता को हम समझेंगे, दो भागों में हम विभिन्नता को बांटेंगे तब हम समझ सकते हैं बढ़िया तरीके से विविधता को। देखिए एक भाग हो गया अवसर और साधन होने के बावजूद भी जो भिन्नताएं बनी रहती है। मान लीजिए आपके पास अवसर भी है, साधन भी है, आवश्यकतापूर्ण जो साधन होते हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी जो भिन्नताएं बनी हुई हैं उन्हीं भिन्नताओं को नाम दिया जाता है विविधता का। उन भिन्नताओं को किसका नाम दिया जाता है, विविधता का। मतलब जो अलग अलग तरह की चीजें साधन और अवसर होने के बावजूद भी बनी रहती हैं उन्हीं को कहा जाता है विविधता। या फिर देखिए अब इसका जो दूसरा फैक्ट है, जो दूसरा पार्ट है उसमें है अवसर और साधन। अवसर और साधन की कमी के कारण जो भिन्नताएं बनी रहती हैं उन भिन्नताओं को नाम दिया जाता है असमानता, यानी गैर बराबरी। ठीक है, तो अब आप विविधता को यहां से समझ चुके हो। देखिए यदि आप डायरेक्ट बोलोगे कि अलग अलग तरह की चीजों को विविधता कहा जाता है तो यहाँ पे अभी बहुत जो विविधता का जो बेसिक फैक्ट है उसको नहीं समझ पाओगे। तो बेसिक फैक्ट को या विविधताओं को पूर्ण तरीके से डिटेल से समझने के लिए आप काम करो विभिन्नता पर, और विभिन्नता को दो प्रकारों में बांट दो। एक हो गया अवसर और साधन होने के बावजूद जो भिन्नताएं बनी हुई हैं, जो अलगता की भावना बनी हुई है, उसको नाम दे दिया जाता है विविधता का। और जो दूसरा पार्ट है यानी अवसर और साधन की कमी के कारण जो भिन्नताएं बनी हुई हैं उन भिन्नताओं का नाम दे दिया जाता है असमानता या गैर बराबरी। अब देखिए अब यहाँ पे इसको कैसे समझोगे आप डिटेल से। विविधता के पहलुओं पे आप बात करें तो विविधता के पहलू होते हैं भाषा, धर्म, रहन सहन, खान पान, ये सब क्या है, ये विविधता के पहलू हैं। अब हम यहाँ पे देखिए अमीरी, गरीबी या जाति, इनको हम विविधता का पहलू नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए भाषा, भारत में अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन, जो उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। तो ये सब क्या है, ये विविधता है, और इन्हीं की वजह से हम भारत को कहते हैं विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश। ठीक है, या फिर देखिए अब भारत में अमीरी गरीबी में बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। ठीक है, तो जाति से रिलेटेड हम यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे देखते हैं, बहुत सारी अलगता की भावना हम देखते हैं इंडिया के अंदर। तो ये सब विविधता के पहलू नहीं है। अमीरी गरीबी और जाति विविधता के पहलू नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले, बहुत समझ के साथ इसको समझें। ये अमीरी गरीबी और जाति विविधता के पहलू नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, अलगता की भावना हमको इनमें भी दिख रही है। भाई भारत में अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अमीर भी है, गरीब भी है, अलग अलग जातियों को मानने वाले लोग हैं, फिर हम इनको विविधता क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप विविधता को समझो विभिन्नता से, और विभिन्नता को दो प्रकार में बांटो। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, ये भाषा, धर्म, रहन सहन और खान पान, ये विविधता के पहलू क्यों है। क्योंकि भाषा, धर्म, रहन सहन, खान पान, ये जितनी भी गतिविधियां हैं ये सब अवसर और साधन होने के बावजूद भी बनी रहती है। किसके बावजूद, अवसर और साधन होने के बावजूद भी बनी रहती है, इसलिए इनको कहा जाता है विविधता के पहलू। ठीक है, ये क्या हो गए, विविधता के पार्ट हो गए, यानी विविधता के पहलू हो गए। अब जो ये है अमीरी गरीबी,
ये क्या है, अवसर और साधन की कमी के कारण पैदा होते हैं। अब देखिए अमीरी की मैं आपको बता देता हूँ, अमीरी गरीबी की जो खाई बन रही है ये किसकी वजह से बन रही है, अवसर और साधन की कमी के कारण बन रही है। तो ये जो अवसर और साधन की कमी के कारण जो भिन्नताएं हैं, जो अलगताएं हैं, उनको नाम दिया जाता है असमानता, ठीक है, उनको नाम दिया जाता है गैर बराबरी का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप असमानता और विविधता में बढ़िया तरीके से डिफरेंस कर सकते हो और आप समझ भी गए हैं विविधता क्या होती है और असमानता क्या होती है, ठीक है। किस तरह की अलग अलग प्रकार की वस्तुओं या गतिविधियों को विविधता कहा जाता है और किस तरह की अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को असमानता कहा जाता है। तो अब यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब देखिए जाति में, अब जाति गैर बराबरी या असमानता का एक पहलू क्यों है। देखिए भारत के अंतर्गत विभिन्न जातियों का मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे अलगता की भावना हमको दिखाई दे रही है, लेकिन विभिन्नता की भावना हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन हम विभिन्नता के आधार पर पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये विविधता का पहलू है, क्योंकि इसमें अवसर और साधन की कमी है। अब देखिए मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का जन्म होता है किसी भी जाति में, ठीक है, मान लीजिए आप दलित जाति में होता है, तो उस व्यक्ति को या उस बच्चे को उस जाति के अनुसार, पहली बात तो उसे उसी जाति को मानना पड़ेगा, जिस जाति में उसने जन्म लिया उसी जाति को अपना लेता है। उसके बाद जिस जाति को अपनाया हुआ है, यानी जिस जाति में वो जन्मा है, उस जाति के अनुसार क्या करेगा, अपना पेशा चूज करेगा, और पेशा उसको कहाँ ले जाता है, गरीबी की खाई में ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अवसर उनको नहीं मिल रहे हैं, साधन उनके पास नहीं है, तभी वो क्या कर रहे हैं, गैर बराबरी का सामना कर रहे हैं, असमानता का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप विविधता को बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, विविधता है क्या और गैर बराबरी या असमानता है क्या, ठीक है। अब देखिए विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। अब ये समझ लो विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, यानी कैसे सफल बनाती है। भारत एक विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश है, उसके बावजूद भी भारत में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रह रहे हैं, भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रह रहे हैं, भारत में रहने वाले लोगों की जो रहन सहन है वो अलग अलग तरह का है। लोगों का खान पीन का जो साधन है या आवश्यकतापूर्ण वस्तु है, जो भी खाद्य संग्रह के स्रोत हैं, वो अलग अलग हैं क्षेत्र का अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इतनी अलगता के होने के बावजूद भी भारत को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, यानी भारत को विकसित कैसे किया जा सकता है, या भारत के विकास के लिए कार्य कैसे किया जा सकता है, ठीक है। यानी समृद्ध का मतलब यहाँ पर आप समझ लो इतनी विविधताओं के बावजूद भी भारत कैसे सफल होगा। देखिए ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के माध्यम से, ये चैप्टर 1 में भी दिया हुआ है। देखिए चैप्टर 1 में एक समीर नाम का लड़का था और दूसरा वो भी समीर नाम का लड़का था, ठीक है। तो समीर 1 और समीर 2 हमने इसका नाम दे दिया। जो समीर 1 था वो क्या करता था, अंग्रेजी बोलता था, ठीक है, और समीर 2 था वो क्या करता था, वो हिंदी बोलता था। लेकिन ये अंग्रेजी बोल रहा था, ये हिंदी बोल रहा था, यानी भाषा के आधार पे क्या होगी, विविधता वाले पहलू, यहाँ पे भाषा का जो विविधता वाला पहला पहलू है वो हमको दिख रहा है। तो इसमें विविधता होने के बावजूद भी समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बात कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे और उन्होंने बात करने की कोशिश की, तभी वो क्या कर पाए, बात कर पाए। और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये हमको यानी विविधता को हमारे जीवन में समृद्ध बनाने का काम कर रहा है। अब देखिए समीर 1 ये हिंदू परिवार से था, ठीक है, या हिंदू धर्म से था, और जो समीर 2 था ये मुस्लिम परिवार से था, यानी मुस्लिम धर्म से था। तो इसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन पाए, ठीक है। क्यों बन पाए, क्योंकि वो चाहते थे और उन्होंने दोस्त बनने के लिए प्रयास किया। तो यहाँ पे विविधता उनको अलग नहीं कर रही है, ठीक है। तो विविधता है, लेकिन हम इसको किस तरीके से समृद्ध बना सकते हैं डिपेंड करता है हम पर। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या क्या नैतिकता को माना, ठीक है, क्या क्या नैतिकता को माना। और अरे हम यहाँ पे एक देखिए समृद्ध बनाने का एक और ऑप्शन यहाँ पे आ गया है कि संविधान को यदि हम माने तो भी हम विविधता वाले देश में क्या कर सकते हैं, विविधता वाले देश को समृद्ध बना सकते हैं या विविधता वाले देश में सफल रह सकते हैं। क्यों भाई, संविधान है, जो भारत का संविधान है वो क्या है, सभी के लिए समान है, ठीक है। उसमें सभी के मद्देनजर रखते हुए नियम नीतियां कानून बनाए गए हैं। तो यदि हम उसका पालन करें तो भी हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, विविधता को समृद्ध बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समीर 1 था, उसने स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन समीर 2 को मौका ही नहीं मिला। यानी यहाँ पे अब आप समझो, यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि
समीर वन के पास क्या नहीं थे, अवसर नहीं थे, साधन नहीं थे। तो साधन और अवसर की कमी होने के कारण वो क्या कर रहे थे, उनके बीच खाई बनी अमीरी गरीबी की, या फिर बोल सकते हैं वो शिकार हुए गैर बराबरी के या असमानता के। तो यहाँ पे देखिए आप समझ चुके हो विविधता और असमानता के बारे में, विविधता को बढ़िया तरीके से आप समझ चुके हो कि विविधता होती क्या है। अब देखिए भारत में विविधता की हम बात करें तो भारत विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश कहा जाता है, सभी जानते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनका रहन सहन का जो तरीका है वो अलग अलग है, उनका खान पीन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश है। अब यहाँ पे देखिए विविधता का आना, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश है। अब यहाँ पे समझो भारत में विविधता का आना कैसा हुआ, मतलब भारत में विविधता कैसे आई। जब आप विविधता के आने को समझोगे, मतलब भारत में विविधता कैसे पैदा हुई, इसको जब आप समझ जाओगे तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी दो फैक्ट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, एक ऐतिहासिक कारक और एक हो गया भौगोलिक कारक। तो ऐतिहासिक कारक और भौगोलिक कारकों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे विविधता आती है। यहाँ पे आप ऐतिहासिक कारकों और भौगोलिक कारकों की जगह ले सकते हो, आप देखिए खुद भी बना सकते हो धार्मिक कारकों की वजह से भी भारत में विविधता आई, या फिर आप दे सकते हो सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पे मैं केवल दो ही बता रहा हूँ, ऐतिहासिक और भौगोलिक। उसके बाद आप खुद स्वयं रिलेट कर सकते हो धार्मिक कारकों से, सांस्कृतिक कारकों से और अन्य कारकों से, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो समझ ले बढ़िया तरीके से। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप समझा रहा हूँ, बुक में भी है। एक हो गया लद्दाख और एक हो गया केरल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख पर। देखिए लद्दाख में आप समझो पहले भौगोलिक कारक आए थे। पहली बात तो लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ है। किसमें, पहाड़ियों में। तो पहाड़ियों में बसा हुआ है तो इसका एक भौगोलिक कारक है। दूसरी बात रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख का, ये भी इसका एक भौगोलिक कारक है। तीसरी बात बारिश नहीं होती है इसमें। चौथी बर्फ से ढका हुआ इलाका है ये, यानी जो बर्फ है, बारिश तो होती नहीं है तो बर्फ से ढका रहता है। तो जो गर्मी जब पड़ती है तो गर्मियों में बर्फ वाला पानी पिघलता है और उस पानी को पीने के लिए यूज करते हैं यहाँ के निवासी। तो ठीक है, और ये सब क्या हो गए, ये हो गए भौगोलिक कारक। उसके बाद आप देखोगे भेड़ पालते थे। देखिए लद्दाख के लोग क्या कर रहे थे, भेड़ पालते थे जिनसे पश्मीना ऊन उनको मिलती थी, ठीक है। पश्मीना ऊन ये बहुत कीमती होती थी। ये कहां से, जो लद्दाख में जो लोग भेड़ पालते थे उनसे मिलती थी। तो पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाई जाती थी, बहुत कीमती होती थी। इनको बनाकर लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर में बेचते थे और इसीलिए जम्मू कश्मीर में पश्मीना शालें बनती हैं, ठीक है। यहाँ के लोग मक्खन और मांस खाते थे, ठीक है। गाय बकरी और याक यहाँ के लोग पालते थे। तो इनसे मतलब देखिए यहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हमको ये फैक्ट्स बता रहे हैं, ये तथ्य बता रहे सभी कि यहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी वो कैसी थी। उसके बाद यहाँ का जो भौगोलिक कारक थे वो सब बता रहे हैं ये। तो लद्दाख के भौगोलिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हमने जान ली। अब इन भौगोलिक और सांस्कृतिक गतिविधियों ने व्यापारियों को प्रभावित किया, व्यापारियों को क्या क्या प्रभावित किया, अपनी ओर खींचा। तो यहाँ पे लद्दाख में क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्र से लोग व्यापार करने आने लगे, क्योंकि व्यापार से रिलेटेड या फिर व्यापार के लिए आवश्यकतापूर्ण वस्तुएं लद्दाख में उपलब्ध थी और व्यापार करने के लिए वो यहाँ पे आए। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो लोग थे, एक तो उनकी संस्कृति हो गई और जो लोग व्यापार करने आए दूसरी उनकी संस्कृति हो गई, ठीक है। उनके जो गतिविधियां थी वो हो गई। तो आने की वजह से दोनों लोगों की, यानी एक जो आए और एक जो वहां पे रह रहे थे लद्दाख में पहले से, इनकी संस्कृतियों या इनकी गतिविधियों का क्या हुआ, मिश्रण हुआ। और मिश्रण होने की वजह से एक मिश्रित गतिविधियां बनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिश्रित गतिविधियां से या मिश्रित संस्कृति से क्या हुआ, भारत में विविधता आई। क्योंकि जो बाहर से आने वाली विविधता थी या बाहर से आने वाली जो संस्कृति थी वो भारत की संस्कृति में मिलने लगी और भारतीय लोग जो लद्दाख में रह रहे थे वे भी उनसे उस संस्कृति से प्रभावित हुए। प्रभावित होने की वजह से धीरे धीरे विविधता का रूप लेने लगी भारत के अंतर्गत। तो इस तरीके से भारत में विविधता ने जन्म लिया या विविधता पैदा हुई। तो केरल को आप देखोगे, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। दूसरी तरफ पहाड़ियों से, एक तरफ समुद्र से। ये विविध प्रकार के मसाले यहाँ पे उपलब्ध थे केरल में। देखिए काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब क्या है, ये ऐतिहासिक कारक है केरल के। पहली बात समुद्र से घिरा हुआ था, दूसरी बात पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो ये एक तरफ समुद्र से, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। उसके बाद काली मिर्च, लौंग, इलायची,
ये सब इसके ऐतिहासिक कारकों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्यापारियों के लिए आकर्षक क्षेत्र बन गया केरल, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तुएं थी जो व्यापार के लिए आवश्यक पूर्ण थी, जो व्यापार के लिए बढ़िया थी, वो यहाँ पे उपलब्ध थी। और इसने भी ऐतिहासिक कारकों की वजह से, व्यापारिक गतिविधियों की वजह से क्या हुआ, लोगों को आकर्षित किया। यहाँ पे लोग आए, जैसे वो आए तो अनेक धर्मों के लोग आए, तो अनेक धर्मों ने यहाँ के लोगों की, जो केरल के लोग थे, उनको प्रभावित किया। और जो उन लोगों की संस्कृति थी वो उससे प्रभावित हुए। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उनकी संस्कृति को मानना शुरू किया और कुछ लोग वहां पे रुक कर रहने लगे, कुछ समय के लिए बस गए। तो इससे क्या हुआ, वहां की जो भारत की केरल की जो गतिविधियां थी, यानी जो केरल की जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी, उन दोनों में क्या हुआ, मिश्रण हुआ, एक केरल की एक बाहर से आने वाले व्यापारी। तो इससे क्या हुआ, वहां पे विविधता बनी या नहीं बनी। तो इस तरीके से भारत में विविधता का जन्म हुआ, भारत में विविधता पैदा हुई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, समझे। देखिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। देखिए जो तिब्बत का केसर सागा ग्रंथ है, तिब्बत के ग्रंथ है केसर सागा, इस केसर सागा ग्रंथ का प्रचलन लद्दाख में भी है। यानी ये केसर सागा ग्रंथ जो कि तिब्बत का एक ग्रंथ है, ये लद्दाख में प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद देखिए लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते थे, यानी जो ये ग्रंथ था केसर सागा, इसका गायन करते थे लद्दाख में रहने वाले मुस्लिम और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा, ठीक है। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। दूसरी बात, 400 साल पहले इस्लाम धर्म से लोगों का परिचय हुआ लद्दाख में आज से 400 साल पहले इस्लाम धर्म से लोगों का परिचय हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यहाँ पे लद्दाख के बारे में। अब हम केरल के बारे में जान लेते हैं। देखिए केरल काली मिर्च, लौंग और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ पे आज से 2000 साल पहले आया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस केरल में आया था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है संत थॉमस को। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, संत थॉमस को दिया जाता है, जो कि ईसा मसीह के धर्मदूत थे। ये आज से 2000 साल पहले केरल आया था, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, यानी ईसाई धर्म को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा 1498 में केरल आया था, ठीक है। पुर्तगाल से पानी के जहाज के द्वारा, देखिए पुर्तगाल से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, पानी के जहाज के द्वारा ये भारत के केरल के कालीकट क्षेत्र में आके रुका, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा आता 1498 में, सर्दियों के मौसम में आया था। अब देखिए चीन के व्यापारी केरल आए, भाई चीन के व्यापारी भी देखिए। अब यहाँ पे जो केरल था, केरल वाले क्षेत्र में चीन से भी आ रहे हैं, पुर्तगाल से भी आ रहे हैं, अरबी भी आ रहे हैं, यहूदी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों की जो संस्कृति थी, तो उन्होंने मतलब उन सभी की संस्कृति का मिश्रण हुआ केरल में आकर, और वो ही संस्कृति क्या बनी, विविधता का एक रूप बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से विविधता आई थी। अब देखिए चीन के व्यापारी केरल आए और मछली पकड़ने का काम करते थे। उस टाइम केरल के निवासी क्या कर रहे थे, मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का प्रयोग किया जाता था, उस जाल को कहा जाता था चीना वला। क्या कहा जाता था, चीना वला। तो मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग केरल में होता था, उस जाल को जाना जाता था चीना वला के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बर्तन में मछली को तलने का काम किया जाता था, यानी जब मछली उन्होंने पकड़ ली तो भोजन के रूप में यूज करते थे, भोजन के रूप में यूज करने से पहले वो मछली को तलते थे। तलने के लिए जिस बर्तन का यूज करते थे, उस बर्तन को कहा जाता था चीना चट्टी। उसको क्या कहा जाता था, चीना चट्टी, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से केरल के बारे में। अब देखिए दोनों के कारकों के कारण विभिन्न तरह की संस्कृति को अपनाने लगे। यहाँ पर आप समझ चुके हो किस तरीके से भारत में विविधता आई। अब देखिए विविधता में एकता की हम बात करें तो सबसे पहले आपने विविधता तो समझ ली है कि विविधता होती क्या है। अब यहाँ पे समझो एकता के बारे में, यानी एकता क्या है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने उसकी जो बुक है भारत की खोज,
उसमें एकता की परिभाषा दी थी। क्या की थी? एकता की परिभाषा दी उसने भारत की खोज में, और उसने कहा कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई कोई चीज नहीं है। क्या कह रहा है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई कोई चीज नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहा है अपनी बुक भारत की खोज में। तो फिर क्या है? बल्कि यह बहुत गहरी है और इसके अंदर विभिन्न प्रथाओं और विश्वासों को स्वीकार किया गया है। ये कह रहा है कि भारतीय एकता बहुत गहरी है और इसके अंदर विभिन्न प्रथाओं और विश्वासों को स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? इसके अंदर विभिन्न प्रथाओं को स्वीकार किया गया है और विभिन्न विश्वासों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब आप विविधता देखिए, विविधता में एकता की हम बात कर रहे हैं। एकता आप समझ चुके हो, यानी विभिन्न प्रथाओं का मतलब अनेक प्रथाओं को, अनेक विश्वासों को। तो अनेकता की बात यहाँ पे आ गई। क्या आई? अनेकता की बात। तो यहाँ पे आप विविधता को समझो, अनेकता से रिलेट करो। तो अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। वो कब दिया? वो विविधता को परिभाषित करते हुए, यानी एकता को परिभाषित करते हुए, विविधता को मद्देनजर रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता का सिद्धांत दिया। तो आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पे हम जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। और एक हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है। यदि आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो वहां पे आप जाकर हमारे, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे आप हमको फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देते रहते हैं। तो यदि आप न्यू थे तो आप हमारे इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन वाली बटन को भी हिट करें, ताकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।